नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में मालदीव और भारत के बीच तनाव देखने को मिला और उसकी वजह लक्षद्वीप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। उन्होंने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाला था, उसको लेकर के हंगामा बरपा। और एक बात जो नारा मालदीव के चुनाव में लगाया गया, राष्ट्रपति चुनाव जो था, वो इंडिया आउट का नारा लगाया गया। यानी कि भारत का जो प्रभुत्व है या भारतीय लोग जो हैं उनको वहां से बाहर करने की बात की गई। यही बात अब बांग्लादेश में देखने को मिला है। बांग्लादेश में हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है, लेकिन वहां जो है चुनाव के बावजूद चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन वहां विपक्षी पार्टी के द्वारा भारत को लेकर के गुस्सा दिख रहा है और अब वहां पर भारत को लेकर के इंडिया आउट का नारा ठीक वैसा ही लगता हुआ नजर आ रहा है जैसा कि मालदीव में। इसके अलावा हम यह भी समझेंगे कि क्या वर्तमान परिदृश्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं इर्द गिर्द, इनके बीच तनावपूर्ण माहौल क्या है। इसके लिए हम नेपाल पे भी नजर डालेंगे, हम पाकिस्तान पे भी देखेंगे, हम श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी देखेंगे, भूटान को भी समझेंगे। और इसके अलावा हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि चीन का इसमें प्रभुत्व कैसे बढ़ रहा है और भारत इन सब चीजों से यदि निपटे तो कैसे निपटेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध हमेशा से मधुर रहा है, तो इस संबंध को और प्रगाढ़ कैसे बनाया जाए। हाल ही में बांग्लादेश में जो इंडिया आउट का नारा वहां की विपक्षी पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है, तो यह देखना होगा कि इसका जो असर है बांग्लादेश और भारत के बीच चल रहे जो विभिन्न परियोजनाओं हैं उस पर कितना पड़ने वाला है। टॉपिक देखिए, क्यों भारत के पड़ोसी देशों में इंडिया आउट अभियान चल रहे हैं। अब यहां पर दो तीन बात देखेंगे, भारत को हम केंद्र में रखेंगे, पड़ोसी देशों की चर्चा करेंगे। भारत के इर्द गिर्द जो भी पड़ोसी देश हैं, दक्षिण एशिया आप कह सकते हैं, दक्षिण एशिया को हम अच्छे से समझेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप जिसे कहा गया है। और इंडिया आउट जैसा एक मूवमेंट चलाया गया था मालदीव में, वहां जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन था उस वक्त, कि हम भारत का जो प्रभुत्व है, भारत का जो वर्चस्व बढ़ता हुआ उसको हटाएंगे और किसके पाले में चले जाएंगे। यहां पर चीन और पाकिस्तान की बात की गई है, यानी कि हम भारत से निकल करके और चीन और पाकिस्तान के रास्ते पर चलेंगे, उस गुट में चले जाएंगे। यह पूरी बात यहां पर हमें करना है। तो देखिए, यहां पर अगर चर्चा में न्यूज़पेपर देखेंगे, बांग्लादेश अपोजिशन फॉलोज मोइजूज इंडिया आउट कैंपेन, ये जो है अभी हाल ही में जो निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति मालदीव का वह है, और इनका जो कैंपेन था वो इंडिया आउट था प्रेसिडेंट इलेक्शन में। इसी चीज को कहा गया है कि बांग्लादेश की जो अपोजिशन पार्टी है, विपक्षी पार्टी, अब इन्हीं के रास्ते पे चलते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, यानी कि बीएनपी की जो नेतृत्व करती हैं उनका नाम है खालिदा जिया। और खालिदा जिया इस बार चुनाव का बहिष्कार की थी। क्योंकि चुनाव का बहिष्कार क्यों किया गया था? इनका कहना था कि बांग्लादेश में शेख हसीना की जो पार्टी अभी इलेक्शन लड़ रही थी और कहा जा रहा था कि वह इलेक्शन जीतेगी, और जीती भी, ठीक है, 5th टर्म वो वहां पर प्राइम मिनिस्टर बन के आती हैं शेख हसीना। अब शेख हसीना का झुकाव जो है वह भारत की तरफ है और खालिदा जिया का जो झुकाव है वह चीन की तरफ है। इन्हें प्रो चाइनिस्ट कहा जाता है। अब इसी बात को लेकर के विवाद था। इनका कहना था कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है बांग्लादेश में, आप उससे पहले उस सरकार को खत्म कर दीजिए, भंग कर दीजिए और एक कार्यभारी सरकार बनाइए और उस सरकार के नेतृत्व में इलेक्शन हो। जैसा करना संभव नहीं जान पड़ता था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, ये जो चुनाव, आम चुनाव हुआ था बांग्लादेश में, अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, उस चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, इसके बावजूद वहां पर जो चुनाव होता है, शेख हसीना की पार्टी जो है भारी बहुमत के साथ फिर से चुन करके आती हैं। अब जब ये चुनाव संपन्न हो गया है, अब देखिए कई बार क्या होता है कि चुनाव का जो माहौल होता है उसमें बहुत सरगर्मी बढ़ जाती है। कई बार उसका मुद्दा जो होता है आंतरिक राजनीति होता है और कई बार बाह्य राजनीति से प्रभावित देखा गया है। आप देखेंगे अभी दुनिया भर में जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, उसका मुद्दा आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसका मुद्दा जो है आंतरिक राजनीति के अलावा जो बाह्य राजनीति है, बाहर के जो मुद्दे हैं वह टकराता हुआ है। अभी देखिए यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्शन की जो है सुगबुगाहट शुरू हो गई है और कहीं न कहीं उसका मुद्दा जो चलेगा फिर से वह रसिया पर जाकर गिरेगा, वह यूक्रेन वाला मुद्दा आएगा, ईरान का मुद्दा आएगा, वह चाइना का मुद्दा आएगा। अब इसी तरह से अगर आप देखें बांग्लादेश में चुनाव था तो भारत मुद्दा में था, जबकि बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति मुद्दा में होना चाहिए था, वहां की आंतरिक स्थिति मुद्दा में होना चाहिए था, लेकिन भारत मुद्दे में वहां बना हुआ था पूरे चुनाव में। इसी तरह मालदीव में हाल ही में जब चुनाव संपन्न हुआ है तो मालदीव का आंतरिक मुद्दा चर्चा में नहीं था।
मौजूद जो हैं इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया हुआ था और पूरी तरह से वहां का इलेक्शन जो था वह इंडिया के इर्द गिर्द जाकर के सिमट गया था। इन्होंने अपने इलेक्शन में कहा था मौजूद ने कि यदि हम जीत जाते हैं, हम सत्ता में आते हैं हमारी पार्टी, तो भारत के जो सैनिक हैं मालदीव में उन्हें हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे और हम भारत के तरफ जो झुकाव है पिछली सरकार का, हम चीन के पद चिन्ह पर चलेंगे। यही हाल अभी आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में फरवरी महीने में चुनाव है, आम चुनाव, और वहां भी अगर आप देखेंगे नवाज शरीफ जो है लंदन से लौट के आए हैं और जब से नवाज शरीफ आए हैं तब से वो भारत को लेकर के कहीं कहीं बयान दे रहे हैं, कभी अच्छा बयान दे रहे हैं, कभी बुरा बयान दे रहे हैं। कहने का मतलब जो है वहां के इलेक्शन में भी भारत केंद्र में बना हुआ है। नेपाल के इलेक्शन में यह देखा जा रहा है कि भारत केंद्र में बना हुआ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, दो तीन बातें इससे निकलेगी। एक बात तो ये हो गया कि क्या पड़ोसी देश जो हैं उनमें भारत को लेकर के कटुता बढ़ता जा रहा है? यदि ऐसा है तो फिर भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है क्या इसमें कुछ कमी है? या फिर एक नजरिया देखने का और हो सकता है, सिक्का का दूसरा पहलू आप समझ सकते हैं, क्या वैश्विक स्तर पर भारत जो है उसका महत्व बढ़ता जा रहा है, उसका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर के आ रहा है और भारत की जो विदेश नीति रही है वह प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी हो गई है, यानी कि आगे बढ़कर के भारत जो है अब किसी मुद्दे को हैंडल कर रहा है। दोनों ही पहलू से देखना पड़ेगा। और फिर भारत की अगर फॉरेन पॉलिसी जो है प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी हो गई है तो चीन को इससे क्या आपत्ति है? क्या चीन इन पड़ोसी देशों को उकसा रहा है, इन्हें कर्ज के जाल में फंसा रहा है? इन सभी चीजों पर अगर आप गौर करेंगे तब आप इस मुद्दे को विस्तार से समझ पाएंगे, क्योंकि इसका जो है जुड़ाव केवल इंडिया आउट मूवमेंट बांग्लादेश या मालदीव में चलने से नहीं है, यहां इसका एंगल आपको चीन से जोड़ करके देखना ही होगा। तो यही बात जो है खालिदा जिया अभी कर रही हैं। ये जो है राष्ट्रपति वहां के जो मालदीव के रहे हैं मोहम्मद मोइजू, उसके पद चिन्ह पर चलने का काम कर रही है। और इनका कहना है, बांग्लादेश में लगातार कह रही हैं, अपनी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट भारत से बन करके आए, मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया जिस प्रोडक्ट पर लिखा हो, आप उस प्रोडक्ट का बहिष्कार कीजिए। ठीक है, यानी कि देखिए भारत में भी ये मूवमेंट कई बार चलता है ना, चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर के कहा जाता है मेक इन चाइना है, उसका बहिष्कार कीजिए। ठीक है, उस प्रोडक्ट पर बैन लगा दीजिए, आप मत परचेज कीजिए। तो यही बात ये कह रही हैं कि भारत से जो भी उत्पाद आता है आप उसका बहिष्कार कीजिए। तो फिर क्या कीजिए? स्वदेशी चीजों को अपनाइए। तो पहली चीज तो हो गई स्वदेशी, यानी कि बांग्लादेश में जो निर्मित है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी? चाइना, यानी कि मेड इन चाइना जो होगा उस पर कहीं कहीं इनका जोर देने का एक अभियान चल रहा है। वर्ष 2009 से सत्ता से बाहर होने के बावजूद जो है बीएनपी ने एक नए राजनीतिक पैतरे को अपनाया है, क्योंकि लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि वहां के सत्ता में ये नहीं आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको जो है एक परेशानी है। अब इस बार भी अगर शेख हसीना जीत के आ गई हैं और शेख हसीना जो है खुले तौर पे भारत की समर्थक है। अभी मैं दिखाऊंगा, जिस दिन इलेक्शन हुआ था आम चुनाव और शेख हसीना वोटिंग करने के लिए जाती हैं, वोटिंग के दिन उन्होंने भारत को लेकर के जो बयान दिया उसकी हम चर्चा कर लेंगे। तो उसके बाद जो है इनकी मजबूरी हो गई खालिदा जिया की कि भाई आप जो है इंडिया आउट मूवमेंट चलाइए और भारत को कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कीजिए। पूरा अभियान जो चल रहा है वह सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया जा रहा है। और यहां पर देखेंगे बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है आवामी लीग पार्टी, ये भारत की हमेशा से ही पक्षधर मानी जाती हैं। मैंने कहा था कि इलेक्शन के दिन शेख हसीना ने एक बहुत अच्छा बयान दिया था, हर भारतीय के लिए अच्छा लगेगा। बांग्लादेश के जो नागरिक हैं, जो भारत के पक्षधर रहे हैं, जो बांग्लादेश और भारत के मैत्री संबंध का पक्षधर रहे हैं, दो पड़ोसी को आगे बढ़ाने के पक्षधर रहे हैं, उन सबके लिए ये देखना चाहिए। ढाका में इन्होंने कहा था अपने मैसेज में, भारत सरकार की जो न्यूज एजेंसी है ANI, उसके थ्रू ये कहा गया है, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर Sheikh Hasina says, "You are most welcome. We are very lucky. India is our trusted friend. During our liberation war, they supported us." देखिए यहां पर इन्होंने कहा कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पड़ोसी जो हैं वो भारत है, भारत जैसा देश हमारा पड़ोसी है। और इन्होंने कहा कि जो एक विश्वसनीय मित्र है भारत हमारा, और ड्यूरिंग आवर लिबरेशन वार दे सपोर्टेड अस आफ्टर 1975 व्हेन वी लॉस्ट आवर होल फैमिली, दे गेव अस शेल्टर। समझे? आप इनके बारे में जानते हैं, एक पिछला वीडियो मैंने बताया था प्लेलिस्ट में, जब मैंने बांग्लादेश में ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी 5th टर्म में, तब मैंने चर्चा किया था। उसमें मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी कि किस तरह से प्रेसिडेंट हाउस में घुस करके कुछ हथियारबंद लोग जो थे इनके फादर साहब की हत्या कर देते हैं, इनकी मदर की हत्या कर देते हैं, इनके दोनों भाइयों की हत्या कर देते हैं। ये दोनों बहनें ही बच जाती है, और दोनों बहनें सिर्फ इसलिए बचती है कि ये दोनों उस वक्त प्रेसिडेंट हाउस में नहीं थी, ये दोनों जर्मनी में रहती थी, इसीलिए ये दोनों बच जाती हैं। और एक जो बची हुई महिला है वो शेख हसीना है, जो आगे
चल करके बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री लेती हैं और फिर वहां प्रधानमंत्री बन जाती है। ठीक है, तो इनको उस वक्त जब इनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी तब इनको शरण की आवश्यकता पड़ा था। जाहिर सी बात है, उस वक्त बांग्लादेश का माहौल इतना खराब था कि उस वक्त इनका बांग्लादेश में रहना संभव नहीं था, इसीलिए भारत से इन्होंने शरण मांगा और भारत ने इनको सौहर्ष शरण दिया। तो वही बात यहां पर कह रहे हैं और भारत को इन्होंने शुभकामना भी दी। ये ठीक इलेक्शन से पहले, ये वोटिंग करने जा रही थी उससे पहले इन्होंने मैसेज दिया था और उसके बाद देखा गया कि वोटिंग हुआ, अगले दिन शाम तक जैसे रिजल्ट आता है तो बहुत बड़े बहुमत से ये जीत करके सामने आती है। उसके बाद जो है खालिदा जिया, अब कैंपेन देखिए, इलेक्शन खत्म हो चुका है लेकिन उनका कैंपेन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इंडिया आउट मूवमेंट जो है वह इलेक्शन के बाद तेज हो गया है। चुनाव अब अगले 5 साल बाद होने वाला है, लेकिन यहां का जो माहौल बदलने की कोशिश की जा रही है अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, वह भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर बुरा प्रभाव दे सकता है। अब भारत बांग्लादेश संबंध की एक चर्चा कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा, देखिए, बांग्लादेश राष्ट्र के निर्माण में भारत का पूरा योगदान रहा है। 1971 का वार आपको पता है, और किस तरह से बांग्लादेश जो हुआ करता था वह पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक है, पाकिस्तान का एक भाग था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान में शासन प्रशासन चलाना अनुकूल नहीं लग रहा था। इसीलिए यहां देखा जा रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो हैं, यानी कि आज के बांग्लादेश के, वो टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन उन्हें उतनी सुविधा नहीं मिल रही है। इसीलिए यहां पर आज के बांग्लादेश में असंतोष नागरिकों के बीच बढ़ता चला गया और वह पाकिस्तानी प्रशासक जो है, पाकिस्तान की जो सरकार है, उसके खिलाफ जो है युद्ध छेड़ दिया। गृह युद्ध की स्थिति बन गई और ये जो शेख हसीना है, इनके फादर साहब उसका नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने भारतीय सेना से मदद मांगी और भारतीय सेना ने मदद किया। 1971 का बड़ा ऐतिहासिक युद्ध हुआ। पाकिस्तान की तकरीबन 93,000 सैनिक हथियार डाल दिया। हथियार डालने का मतलब समझते हैं, सैनिक जब हथियार डालते हैं उससे ज्यादा बेशर्मी की बात कुछ नहीं होता है जब कोई आर्मी समर्पण करती है। यानी कि कैप उतार के रख दिया, यहां जो बैच है वो उतार के रख दिया, बेल्ट उतार के रख दिया, हथियार सरेंडर कर दिया। ठीक है, और घुटने टेक दिए कि भाई हम अब आपके शरण में हैं, हम पर रहम कीजिए। और ये पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के साथ होता है। तो उस वक्त भारतीय आर्मी जो है वह बांग्लादेश को सपोर्ट करती है और भारत सरकार ऐसी सरकार होती है जिसने बांग्लादेश को अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता दिया। तो उस समय से ही भारत और बांग्लादेश का संबंध रहा है। भारत और बांग्लादेश के संबंध की बात करेंगे ना, तो ये पीपल टू पीपल कनेक्शन रहा है। जो सॉफ्ट पावर की जब आप बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, जो हमारा पश्चिम बंगाल है वहां पर बंगाली बोला जाता है और बांग्लादेश में भी बंगाली बोला जाता है। तो भाषा को लेकर के, रहन सहन को लेकर के, खान पान को लेकर के, अभी मैं आपको बताऊंगा, नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे 7 सिस्टर्स स्टेट हैं वो अपनी बाउंड्री जो है, इंटरनेशनल बाउंड्री, वो बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। इसीलिए कहीं कहीं सांस्कृतिक आदान प्रदान है और इन सभी के वजह से जो है भारत और बांग्लादेश का संबंध जो है नित्य नए आयाम को छू रहा है। लेकिन अब जो है समस्याएं उपलब्ध हो रही हैं और ये विपक्षी पार्टी के द्वारा, जरा एक नजर डालते हैं। पड़ोसी देशों में बांग्लादेश भारत का एक बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। आजकल कोई भी संबंध होता है ना, तो आर्थिक पहलू जरूर होता है। आपका भी किसी के साथ कोई संबंध जुड़े तो गौर से देखिएगा कि संबंध केवल दिलों का है या फिर उसके और भी कोई पहलू हैं। संभव है कि और पहलू होगा और आर्थिक पहलू एक बड़ा मायने रखता है। आजकल भारत ने बांग्लादेश को 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है। क्षेत्रीय मुद्रा व व्यापार को मजबूत करने के लिए अमेरिकी डॉलर की निर्भरता कम करने हेतु भी यह संबंध जो है आगे बढ़ेगा और जुलाई 2023 में बांग्लादेश भारत ने रुपये में व्यापारिक लेन देन की शुरुआत की है। भारत लगातार चाह रहा है कि उसके फॉरेक्स पर बहुत ज्यादा दबाव ना बढ़े। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि भारत की जो रुपया है उसकी साख वैश्विक बाजार में मजबूत हो, क्रेडिट मजबूत हो। तो भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है, आरबीआई कोशिश कर रही है कि क्यों ना ऐसा हो कि वैश्विक बाजार में हम जो लेन देन करें, खरीद बिक्री करें, उसका जो मूल्य चुकाया जाए वो भारतीय रुपया में हो। तो भारत सरकार विभिन्न देशों के साथ ऐसा कर रही है और बांग्लादेश के साथ भी ये किया गया है। तो यदि बांग्लादेश जैसे आगे आता है तो जाहिर सी बात है कई अन्य देश भी इससे प्रोत्साहित होगा और इससे फाइनली क्या होगा, भारतीय रुपया का महत्व बढ़ता चला जाएगा। तो इसको लेकर के भी काम अभी हाल ही में किया गया है। भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा के चलते बांग्लादेश का विशेष महत्व रहा है। अब यहां पर स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश की सीमा अगर आप देखेंगे, यह मैप यहां पर देख सकते हैं, ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है और ये बांग्लादेश बीच में पड़ जाता है। तो ये एरिया देखेंगे अगर आप, यहां पर मेघालय है, असम है, यहां पर त्रिपुरा है, ये सभी जो है कहीं न कहीं जाकर के बांग्लादेश की सीमा से आप देखेंगे जुड़ता हुआ नजर आता है। इसीलिए इसका जो है हमारे साथ अगर
नॉर्थ ईस्ट में आपको उग्रवादी समस्याओं को रोकना है, शांति समृद्धि कायम रखनी है, तो बांग्लादेश हमारे पाले में होना चाहिए, ये लाजमी है। और उसके अलावा एक चीज अगर आप और भी देखेंगे ना, तो यहां चिकन नेक की जो बात की गई है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं वहां तक अगर हमें पहुंच बनाना है, ये दूसरा मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो देखिए यहां पर, तो अगर आपको मान लीजिए यहां पर पहुंचना है, तो आपको यहां एक चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, ये 26 किलोमीटर मात्र चौड़ा है, ठीक है। तो यहां तक अगर पहुंच बनाने के लिए यहां से गुजरना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, कभी कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए, इस पर प्रभुत्व हो जाए या जाम हो जाए, ठीक है। जैसे किसान आंदोलन हुआ तो किसानों ने क्या किया, दिल्ली के बॉर्डर को जाम कर दिया, है ना। इसी तरह से अभी हाल ही में हुआ था मणिपुर वाली समस्या को लेकर के, याद कीजिए, यहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जाम कर दिया गया था ट्रक से, तो इधर सप्लाई होना बंद हो गया था, ठीक है। तो यहां बहुत समस्याएं बढ़ गई थी। अगर ऐसा होता है निकट भविष्य में, तो ये हमारे लिए, फिर उसके लिए हमें प्लान बी तैयार करना पड़ेगा। और प्लान बी तैयार करने के लिए मात्र एक रास्ता है, वह है बांग्लादेश। हम क्या कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के माध्यम से हम नॉर्थ ईस्ट तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। इसी लिहाज से भी बांग्लादेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 राज्य तक हमारी पहुंच बनाता है। अगर सिक्किम को छोड़ भी दें और सिक्किम को लेते हैं तो 8 पूरा। तो इसीलिए बांग्लादेश जो है, पूर्वोत्तर जो हमारा राज्य है नॉर्थ ईस्ट, उसके लिए गेटवे का काम करता है। इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बांग्लादेश जो है हमारे लिए बेहद जरूरी होने वाला है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, ये प्रोजेक्ट जो है चर्चा में हो सकता है, यूपीएससी की यहां पर नजर पड़े। ये जो पाइपलाइन है, इसे यहां पर देखिए, भारत के यहां सिलीगुड़ी से लेकर के और पार्वतीपुर एक जगह यहां पर पड़ता है बांग्लादेश में, वहां तक इसे पाइपलाइन को किया गया। सिलीगुड़ी को बांग्लादेश के पार्वतीपुर को जोड़ने का काम किया गया है। हाल ही में इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने हेतु दोनों देश बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। बहुपक्षीय मंच कहने का तात्पर्य है कि वे मंच जो कि क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने का काम करे, वैश्विक स्तर पर मुद्दे को सामने लाने का काम करे। जैसे कि अगर देखेंगे सार्क हो गया, हालांकि सार्क का बहुत एक्टिव नहीं रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्थिति है उसमें, पाकिस्तान एक मेंबर है सार्क का, और सार्क में पाकिस्तान की रवैया बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए सार्क फेलियर हो गया। लेकिन सार्क की काट के लिए भारत ने किया, बिम्स्टेक लेकर के आया। तो बिम्स्टेक में भी बांग्लादेश शामिल है। इसके माध्यम से हम अपना जो है आगे प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे वैश्विक मंच हैं जहां पर बांग्लादेश और भारत दोनों ही साझा करते हैं। द्विपक्षीय व्यापार तो और द्विपक्षीय बातचीत तो चलता ही रहता है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में भी दोनों हैं, और इसीलिए यहां भी दोनों के लिए, जो अगर महासागर की स्थिति की बात करेंगे तो भारत और बांग्लादेश दोनों ही बड़ा हिस्सा साझा करता है अपनी सीमा का महासागर से, इसलिए वहां भी शांति के लिए बांग्लादेश हमारे लिए आवश्यक है। अगर भारतीय पर्यटन मंत्रालय की पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 पर हम एक नजर डालते हैं, तो हम पाते हैं कि वर्ष 2021 में भारत के पर्यटन व्यवसाय में योगदान देने वाला बांग्लादेश दूसरा सबसे बड़ा देश है। और भारत एक ऐसा देश है जहां पर पर्यटन की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। अभी तो आप समझ लीजिए हम अपने पर्यटन का बहुत अच्छा विकास कर ही नहीं पाए हैं, ठीक है। इसलिए समय के साथ अगर आप देखेंगे, आप मिडिल ईस्ट के कंट्री को देखिए, वहां पर बहुत ज्यादा कुछ चीजें इस तरह का नहीं है कि व्यापार से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पर्यटन को इतना अच्छा किया। जैसे दुबई की बात आप करेंगे, दुबई आप किस लिए जानते हैं, पर्यटन के लिए जानते हैं, और वो पूरा उस देश का पूरी तरह से आप समझ सकते हैं अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। तो भारत जैसा देश जहां पर इतना ज्यादा विविधता है, वहां पर पर्यटन को अगर विकसित किया जाए तो जाहिर सी बात है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी और मजबूत होगी। और इसमें अगर बांग्लादेश दूसरा बड़ा देश बनता है तो जाहिर सी बात है यह जो रिश्ता है वह आगे और बढ़ते रहना चाहिए। इंडिया आउट का भारत बांग्लादेश संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? भारत विरोधी भावनाएं बढ़ने से भविष्य में दोनों देशों के मध्य राजनीतिक संबंधों में दूरियां देखने को मिल सकती है। देखिए, इससे पहले एक स्टेटमेंट आया था बांग्लादेश को लेकर के, और ये बांग्लादेश की जो विपक्षी पार्टी है, खालिदा जिया जी की नेतृत्व वाली पार्टी, इनके एक लीडर का कहना था कि भारत को चाहिए कि भारत जो है वह बांग्लादेश के साथ संबंध करे, जबकि भारत जो है शेख हसीना जो है उनकी पार्टी के साथ संबंध स्थापित कर रही है। अब ये गौर करने वाला स्टेटमेंट है। अगर आप इसे वैश्विक राजनीति के दृष्टिकोण से देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिहाज से देखेंगे, तो ये बहुत ही गौर करने वाला और संवेदनशील स्टेटमेंट है, हल्का स्टेटमेंट नहीं है। ये चीज कई बार भारत के साथ हो चुका है, मालदीव में भी हो चुका है भारत के साथ। मालदीव में पहले भी देखा गया है कि भारत जो है मालदीव के साथ संबंध बनाने के बजाय किसी पार्टी विशेष के साथ संबंध बनाता रहा है। ये आरोप भारत पर पाकिस्तान को लेकर के भी रहा है, ये आरोप भारत को अफगानिस्तान को लेकर के भी रहा है, और यही बात हाल ही में जो है
अभी बांग्लादेश को लेकर के कहा जा रहा है कि क्या किसी देश का संबंध अगले देश से होना चाहिए या वहां की स्थापित एक पार्टी से होना चाहिए। यदि पार्टी से होता है तो वह पार्टी कभी मान लीजिए सत्ता में नहीं रहती है, खालिदा जिया की पार्टी सत्ता में आ जाती है, तब तो भारत का संबंध ही वहां से खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इनका कहना है कि संबंध अगर दोनों देशों में आपको बनाए रखना है, दूरियां कम करते रहना है, तो देश के लोगों के हिसाब से आपको जोड़ना पड़ेगा, पीपल टू पीपल कनेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। व्यापारिक गतिविधियों में कमी होने की आशंका हो सकती है, जाहिर सी बात है। देखिए उन्होंने कहा है कि भारत के जो प्रोडक्ट हैं उसका बहिष्कार कीजिए, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो है आयात निर्यात में निश्चित तौर पे समस्या उत्पन्न हो सकता है। और चीन का प्रभाव तो बढ़ ही सकता है, वैसे भी चीन का प्रभाव बढ़ ही रहा है। BRI जो है उस प्रोजेक्ट में बांग्लादेश हिस्सा है चीन का, तो जाहिर सी बात है और प्रभाव वहां पर बढ़ता हुआ दिखेगा। और ये भारत के लिहाज से सामरिक महत्व को देखते हुए देखें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बांग्लादेश बिल्कुल भी चीन के पाले में ना जाए। पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर के मैंने पहले कहा कि यदि पूर्वोत्तर राज्य में आप उग्रवाद आतंकवाद में कमी चाहते हैं तो बांग्लादेश आपके लिए अहम जरिया वहां हो जाता है। और उसके बाद चिकन नेक की चर्चा हमने पहले ही आपको कर दिया है जो इस माध्यम से। अब यहां पर देखिए भारत के प्रति उसके पड़ोसी देशों में बढ़ता असंतोष। अब पड़ोसी देशों को सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप यहां पर है दक्षिण एशिया। अब यहां पर देखिए कुछ देश हैं, भारत यहां पर बड़े भाई की भूमिका में है, ठीक है। अब भारत के अलावा यहां पर देखेंगे तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार भी है, और यहां पर श्रीलंका है और मालदीव है। ये सारे देश हैं। यहां ऊपर कहीं चाइना भी है। ये तो इन सभी देशों में अगर आप देखेंगे तो भारत जो है इसके पड़ोसी देश हैं। अब इसके साथ संबंध पर जरा नजर दौड़ा लेते हैं। भारत का अगर पाकिस्तान के साथ संबंध दोहराएंगे देखेंगे तो क्या बताने की जरूरत है कि भारत और पाकिस्तान का संबंध कैसा रहा है। हम जो है लंबे समय से पाकिस्तान जब एक नया मुल्क बनता है, भारत पाकिस्तान आज़ाद होता है और पाकिस्तान नया मुल्क बन जाता है, उस समय से ही युद्ध जो पाकिस्तान थोपता रहा है भारत का, चाहे 1948 का घुसपैठ हो जाए, फिर या 65 का युद्ध हो जाए, 71 का हो जाए या 99 का कारगिल युद्ध हो, हर बार पाकिस्तान हारा है। आगे भी युद्ध होगा पाकिस्तान हारेगा ही, जीतने का सवाल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी देखेंगे आप ये जम्मू कश्मीर को लेकर के समस्या खड़ी करते रहता है, ठीक है। और कभी तार के नीचे से कभी झाड़ के पीछे से घुसपैठ करता ही रहता है। यहाँ स्टेट प्रायोजित टेररिज्म जो है वह सप्लाई करता है भारत में। इस वजह से कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से ही बुरे रहे हैं। पाकिस्तान की एक स्थिति यह भी रही है कि वहां राजनीतिक उठापटक बहुत होता है। जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक कोई भी राजनेता किसी भी लोकसभा इलेक्शन के बाद जो वहां है अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर सके, कोई भी प्रधानमंत्री। अब जरा सोच सकते हैं कि कितनी राजनीतिक अस्थिरता वहां बनी हुई है, क्योंकि मिलिट्री का वहां के पॉलिटिक्स पे काफी ज्यादा पकड़ है। इसलिए बातचीत अगर भारत करे तो किसके साथ करे, यह समस्या बना हुआ है कि वहां भारत अगर बात करे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के राजनेता से बात करे, पाकिस्तान की मिलिट्री से बात करे, पाकिस्तान के टेररिज्म जो ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप, उससे बात करे, या पाकिस्तान के जो धार्मिक संगठन के हैं उससे बात करें। यही क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसलिए भारत पाकिस्तान का संबंध बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान कहता है कि जब भी टेबल पे बैठिए जम्मू कश्मीर को लेकर के बात कीजिए, और भारत कहता है कि जब भी बात करो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को लेकर के बात करो, क्योंकि भारत कहता है कि टेररिज्म एंड टॉक कांट गो टुगेदर। आप आतंकवाद की बात करेंगे और बातचीत भी करेंगे, दोनों साथ नहीं चल सकता है। अब अफगानिस्तान को लेकर के चलते हैं तो पाकिस्तान के साथ समझ में आ गया कि रिश्ता बहुत खराब है। जब अफगानिस्तान में यहाँ पर अनाज वगैरह सप्लाई करना था, तालिबान का जब वहां पर आप जानते हैं सत्ता अपदस्थ कर दिया था लोकतांत्रिक सरकार को, तो भारत यहाँ से चाह रहा था पंजाब से होते हुए अनाज वगैरह सप्लाई कर दे, लेकिन पाकिस्तान ने कहा जनाब आप हमारी तरफ से नहीं ले जा सकते हैं। तब जाकर के समस्या बन गया था। और यहाँ सीपैक प्रोजेक्ट जो है, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आप देखेंगे जो गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है ना, पीओके वाला, वो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। तो वहां भारत सरकार आपत्ति जताती रही है कि BRI का एक्सटेंशन फॉर्म जो है सीपैक वाला रूट, वह रूट जो है वो उस रूट से मतलब गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके से होकर के ना पास कराया, आपत्ति दर्ज कराया। लेकिन इसके बावजूद भी है चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया और पाकिस्तान ने रास्ता दिया, और बलूचिस्तान प्रांत में यहाँ ग्वादर पोर्ट है, बंदरगाह है, वहां तक पहुंचा है ये रास्ता, क्योंकि चाइना चाहता है कि वहां मिडिल ईस्ट वगैरह से अरबियन सी से जो सामान है सीधे यहाँ से वहां पर सिंजियांग प्रांत में पहुंच जाए, उसे इंडियन ओशियन वगैरह होते हुए साउथ चाइना सी होते हुए चाइना पहुंचने की जो है वह जरूरत ना पड़े। ये मामला समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने ईरान के पास चाबहार पोर्ट एक बनाया है इसके तौर में।
इतना मामला क्लियर है ताकि हम अफगानिस्तान पहुंच सके। तो अफगानिस्तान के साथ आप संबंध देखिए, अफगानिस्तान के साथ पिछली जो सरकार रही है उसके साथ भारत का संबंध बहुत अच्छा रहा है। अफगानिस्तान के जो पार्लियामेंट बना था, सलमा डैम एक बना था, आपको ध्यान होगा, अफगानिस्तान में रोड बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, इन सब चीज़ों में भारत ने बहुत अच्छा खासा निवेश किया है और भारत करता ही रहा है। लेकिन अचानक से घटना होती है और वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को तालिबान जो है वह पलट देती है और अपदस्थ करते हुए सत्ता पर काबिज हो जाती है। भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि तालिबान को वह एक चुनी हुई सरकार तो नहीं कह सकते, मतलब एक सरकार के तौर पर भी मान्यता दे। इसको लेकर के भारत और तालिबान के संबंध खराब होते रहे, तो अफगानिस्तान के साथ संबंध भारत का खराब होता रहा और चीन यहां चालबाजी कर लिया। जैसी तरह से चीन ने पाकिस्तान को फंडिंग किया, चीन पहले से ही तालिबान के साथ अच्छे संबंध बनाता रहा, तो भारत की दूरियां यहां से बढ़ती रही। अब चलिए पाकिस्तान के बाद और अफगानिस्तान के बाद हम भूटान को लेकर के देखते हैं। भूटान एक ऐसा देश रहा है जिसका दो बात समझ लीजिए, एक तो चीन के साथ इसका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, दूतावास वगैरह भी नहीं है, भारत पर ही पूरी तरह से निर्भर रहा है, छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा देश है, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ समय में देखा गया है कि भूटान चीन के पाले में जा रहा है। अब अगर देखिए आप अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखिए कि तो भूटान के शासक का कहना है कि हम नहीं चाहते कि एक ही देश पर पूरी तरह से निर्भर हो जाए। भूटान एक संप्रभु राष्ट्र है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से ये बाकी देश जो है कर्ज के जाल में चीन के पास जाकर के फंसते जा रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि भूटान भी जाके फंसे? डोकलाम का कहानी आपको याद होगा, लगातार वो भूटान के जो भूमि है उस पर कब्जा करता रहा है। इस लिहाज से भूटान जो है क्या है, आपने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हुए बफर स्टेट का नाम सुना है? बफर स्टेट मतलब क्या होता है? बीच का कुछ आप गतिरोध कह लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहां पर इंडिया है और इसी मैप से समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। जैसे नेपाल भी बफर स्टेट का काम करता है, ठीक है, किसके किसके बीच? चाइना और इंडिया के बीच। अब ये बफर स्टेट है कि दोनों की झगड़ा होता है तो ये बीच में यहां रुक जाएगा, नहीं तो ये आमने सामने हमेशा होंगे। दो शक्तिशाली लोग जो हैं, दो शक्तिशाली कह सकते हैं राष्ट्र, चिर परिचित दुश्मन जो है, उनको रोकने का काम करता है। यही भूटान भी यहाँ चाइना के साथ भारत का करता है, ठीक है। तो ये बफर स्टेट का काम कर रहा है, लेकिन यहां पर समस्या लगातार बढ़ेगी क्योंकि इसका झुकाव जो है अब चीन की तरफ है। वही हाल नेपाल का है। नेपाल तो लगातार चीन के पाले में जाता जा रहा है। मधेसी आंदोलन जब 2015 में चला था, उसके बाद से स्थिति और भी खराब होती गई और नेपाल जो है चाइना के पक्ष में चलता गया है, ठीक है। वहां भी भारत को लेकर के असंतोष देखने को मिला है, खास करके नेपाल का जो ये वाला हिस्सा है ना, हिमालय की तराई वाला, उसमें जो मधेसी राज वाला हिस्सा है इस तरफ का, वहां पर इस तरह के असंतोष नहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन इसका झुकाव अब चीन की तरफ है। बांग्लादेश की स्थिति पर हमने चर्चा विस्तार से कर ही लिया। चलिए म्यांमार को भी देख ही लेते हैं, जब सबको देख रहे हैं तो। म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है और म्यांमार के साथ हमारा रिश्ता जो है पीपल टू पीपल कनेक्शन का रहा है, बेटी रोटी का रिश्ता रहा है। जिस तरह से नेपाल और भूटान और पाकिस्तान के साथ हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है, ठीक म्यांमार के साथ भी ऐसा ही है। बेटी रोटी कहने का रिश्ता है मतलब पारिवारिक संबंध बढ़ते रहे, शादी ब्याह होते रहा है। आप देखेंगे म्यांमार की स्थिति, तो ये जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ये वाला हिस्सा त्रिपुरा वाला, ये म्यांमार के बॉर्डर को साझा करता है, तो लोग यहाँ से शादी विवाह भी करते रहे हैं। कई जगह तो खुला बॉर्डर भी है, लेकिन सरकार अब चाह रही है कि उसको एक तरह से फेंसिंग कर दिया जाए ताकि उग्रवाद की समस्याएं ना हो। म्यांमार में क्या था, आंग सान सू की, जिस तरह से शेख हसीना भारत में शरणार्थी बन के रही है, आंग सान सू की वहां की चुनी हुई सरकार की प्रमुख हुआ करती थी, वह भी भारत में शरणार्थी बनकर के लंबे समय तक रही, ठीक है। उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया संघर्ष करने के लिए और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, लेकिन उनकी सरकार को अपदस्थ करते हुए सैन्य शासन ने म्यांमार के सत्ता पे कब्जा कर लिया और भारत नहीं चाहेगा कि लोकतंत्र के सरकार को जो हटाए उसे वह मान्यता दे, उसके साथ संबंध रखे। तो सैन्य शासन हुआ। अब चीन तुरंत पहुंच गया कि ठीक है हम आपके साथ संबंध बना रहे हैं। चीन ने इसको प्रमुखता दिया, महत्व दिया कह सकते हैं, और इस लिहाज से यह भी जो है चीन के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तो यही बात है। अब चलते आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका की स्थिति देखते हैं। श्रीलंका में एक जगह है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा को चीन ने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया, श्रीलंका से अच्छी खासी फंडिंग की, यहाँ कर्ज के जाल में यह फंसता चला गया और श्रीलंका की माली हालत बिल्कुल बेकार हो गई, दिवालिया हो गया। प्रेसिडेंट हाउस में लोग घुस गए, जो कि पिछले साल आपने ये सब चीजें देखा ही होगा। तो श्रीलंका भी है लगातार जो है चीन के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। मालदीव पर लेकर के हम लोग हाल फिलहाल में खूब सारा बयानबाजी देखे रहे। मोइजू जो है ये चीन समर्थक ही माने जा रहे हैं, चीन गए भी हैं, तो ये बहुत सारा चीन के साथ अभी 10 दिन रह करके आए हैं चाइना, तो बहुत सारे समझौता करके आए हैं। वहाँ से भारत को इन्होंने कहा भी, संदेश दिया कि हम छोटे राष्ट्र हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें तंज कर सकते हैं, हम पर परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। और चाइना के पक्ष में लगातार इनका झुकाव रहा है। इंडिया आउट मूवमेंट भी यहीं से शुरू हुआ है। तो अगर भारत के सभी देशों की स्थिति देखेंगे, पड़ोसी देशों की स्थिति, तब आपको नजर आएगा कि समस्या तो भाई विकराल है। ये देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हुए थे
अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था कि आप अपने दोस्त या दुश्मन को बदल सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी जो है उसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, पाकिस्तान को हटा करके मिडिल ईस्ट में नहीं डाल सकते हैं, और इजराइल हमारा दोस्त है तो इजराइल को पाकिस्तान के नक्शे में नहीं फिक्स कर सकते, पाकिस्तान वहीं रहेगा, बाकी देश की हालत भी यही रहेगी। तो भारत ऐसा क्या करे कि भारत का संबंध बाकी देशों के साथ अच्छा हो। और चीन का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं मोतियों की माला, इसके माध्यम से क्या करता है ना, जिस भी पर वो कंट्रोल करना चाहता है उसको इर्द गिर्द एक जाल बिछाता है, उसको अपने में फंसाता है। भारत की स्थिति देखेंगे तो चाइना यही करता हुआ नजर आ रहा है। हर जगह वो बंदरगाह ले रहा है, पोर्ट बना रहा है, हवाई अड्डा बना रहा है, और भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, और लगभग कामयाब है वो। ये सबसे बड़ी बात है कि वह भारत को घेरने में कामयाब हो चुका है। तो भारत क्या करे? देखिए, भारत क्या करे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत उदार बने। गुजराल साहब विदेश मंत्री हुआ करते थे 90 के दशक में, एसडी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनकी सरकार में, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसको कहा गया गुजराल सिद्धांत। इंटरनेशनल रिलेशन अगर आप पढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों की ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब शब्द जो हैं बहुत मायने रखेंगे। मोटे तौर पे आंसर लिखेंगे संबंध अच्छा करे, ये करे, वो करे, तो बहुत मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर इसकी चर्चा कर देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको इंटरनेशनल रिलेशन की समझ है। गुजराल सिद्धांत के माध्यम से कई चीज़ें बताया गया और कहा गया कि भारत जो है थोड़ा उदारवादी बने। ठीक है, उदारवादी किसके प्रति? अपने पड़ोसियों के प्रति। भारत बड़े भाई की भूमिका में है, क्षेत्रफल के लिहाज से, जनसंख्या के लिहाज से जगह को देखिए, बाकी छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं, तो भारत बड़े भाई की भूमिका में आए, थोड़ा सा फंडिंग इन लोगों को दे, इन लोगों को दबाने की कोशिश न करे, शांति बनाकर रखे, तमाम तरह की अच्छी अच्छी बातें कहा गया। ठीक है, भारत को लेकर के, तो भारत को यही करने की आवश्यकता फिलहाल यहाँ है भी। दूसरी चीज क्या है? घरेलू राजनीति में दखल ना दें, नहीं तो स्थिति खराब होगी, संबंध खराब होंगे ही। क्योंकि हम भारत के दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हम कहते हैं ना कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें कोई अन्य राज्य जो है दखल अंदाजी करे, तो कोई दूसरा राज्य भी नहीं चाहेगा। तो तटस्थ होकर के थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको बैलेंस अप्रोच बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके आंसर राइटिंग में, आपके बातों में वजन आएगा। तो भारत को कुछ ऐसे कदम ही उठाने चाहिए। दूसरी बात, विभिन्न द्विपक्षीय मंच या अंतर्राष्ट्रीय मंच, बहुपक्षीय मंच के माध्यम से अपने पड़ोसियों को साधने का काम करे। जैसे बिम्स्टेक हो गया, कोशिश करे कि सार्क भी जीवित हो जाए। अभी पाकिस्तान में चुनाव होने वाला है और भारत में भी चुनाव होने वाला है। भारत में मार्च अप्रैल में होगा, वहां फरवरी में होने वाला है। तो संभव है सरकार कौन बनता है देखा जाए, तो कोशिश करे कि बातचीत अगर हो सके, गुंजाइश बने तो वह करे, ताकि सार्क जैसे संगठन जो है वह जीवित हो जाए और पूरे दक्षिण एशिया की सेहत के लिए अच्छा होगा। दक्षिण एशिया में शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो यहां भारत झगड़ा करते रहेगा तब होगा, या भारत सबके साथ संबंध अच्छा रहेगा तब होगा? और क्या भारत आज इस स्थिति में है कि वो झगड़ा कर ले? आप कह रहे हैं कि दुनिया की हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाह रहे हैं 2030 तक, झगड़ा करके नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर आपको शांति बनाना पड़ेगा, तभी आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी नहीं, तो इसलिए रोजगार बढ़ाना है, चीजों को सही रखना है, तो सबके साथ कदम से कदम ताल मिला करके चलते रहना होगा। यही सब बातें यहां पर लिखी हुई है। ये पीडीएफ आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वहां से आप क्या कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए एक लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, लिंक पे जाइए, लिंक को चटकाइए, सीधा पहुंचेंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहां ज्वाइन का ऑप्शन होगा, ज्वाइन कीजिए। ये सारे जो हैं आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगा और वो भी पूरी तरह से निःशुल्क मिलेगा। इसके अलावा अभी तक यदि आप संस्कृति आईएएस के जो ये यूट्यूब चैनल है, या संस्कृति पीसीएस का भी एक यूट्यूब चैनल है, उसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। संस्कृति आईएएस ने अपना व्हाट्सएप चैनल भी जारी किया है, वहां से सीधे वीडियो आपको मिल जाएगा, आपके पढ़ने की चीजें जो है डायरेक्ट आपको मिलेगा, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। हाल ही में क्या हुआ है कि संस्कृति आईएएस ने गणतंत्र दिवस को देखते हुए बड़ा ऑफर दिया है, और ये ऑफर जो है छोटा मोटा नहीं, जैसे मैंने कहा बड़ा ऑफर है, ग्रेट ऑफर आपके लिए रिपब्लिक डे के अवसर पर। तो इसका लाभ उठाइए, क्योंकि इसमें जो है 50 से 75% तक का ऑफ दिया जा रहा है विभिन्न कोर्सेज पे, 40% ऑफ दिया जा रहा है ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने पे, यानी कि कक्षा में अगर आप पढ़ते हैं। बहुत सारे छात्र होते हैं वो कहते हैं कि सर मेरा जो है आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, तो मैं कैसे शुल्क अदा करूं, तो उनके लिए ये सुनहरा अवसर होता है इस ऑफर में एडमिशन ले लेना, ताकि आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए देखिए एक लाइन चल रहा है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है संस्कृति आईएएस का, वहां पर जाके कॉल कीजिए और टीम से बात करके आप अपना नामांकन और उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं, आपकी जिज्ञासाएं हैं, उसको शांत कर सकते हैं। संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि www.sanskritiias.com है। वहां जाकर के भी विस्तृत जानकारी एडमिशन वगैरह से संबंधित आप ले सकते हैं। यहां पर देखिए अब इसी टॉपिक से संबंधित एक प्रीलिम्स का प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, चूंकि
इसीलिए नहीं देता हूं कि मुझे पता होता है कि आप लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं। मैं लगातार सभी वीडियो में देखता हूं और आप लोग बहुत अच्छा जवाब देते हैं, बहुत अच्छा परिपक्व तर्क भी देते हैं। देखिए, इस प्रश्न में भी आपको यही करना है, अपना जवाब देना है। भारत अपनी सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? स्थलीय सीमा की बात की गई है, जलीय सीमा की नहीं बात की गई, तो ध्यान देना है। 4 विकल्प दिया गया है, चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है उसका चयन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप इस विषय पर अपना मत जरूर हमसे साझा करें कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है वह कैसे सुधर सकता है। ये जो इंडिया आउट का मूवमेंट चल रहा है, चाहे वो मालदीव में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, भारत को लेकर के जो असंतोष बढ़ता जा रहा है, दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा कीजिए। मैं लगातार देखता हूं आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही परिपक्व तर्क देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। आपके विचारों का फिर से हमें इंतजार होगा। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।